नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लगातार भारतीय सेना की जो ड्रेस कोड है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। क्या है कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इंडियन आर्मी का जो ड्रेस कोड है उसमें सबसे बड़ा बदलाव किया जाएगा। काफी लंबे समय से इसकी चर्चा होती थी कि जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको हम कैरी करते हैं तो उसको हटाना जरूरी है। आप देख सकते हो खबर, इंडियन आर्मी अनवील्स न्यू ड्रेस कोड फेजेस आउट कॉलोनियल एरा ट्रेडिशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या हुए हैं, मेल में क्या चेंजेस हो रहा है, फीमेल को लेकर क्या चीजें बोली गई हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ब्रिटिश एरा की जो लेगेसी चलती आ रही थी उसको हम हटा रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी का कोर्स इस समय अगर आप लेते हैं तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलता है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये जो बैचेस हैं दोस्तों, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी आपको पैकेज चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, इंडियन आर्मी ने न्यू आर्मी यूनिफॉर्म 2026 मैनुअल रिलीज किया है। ये करीब 174 पेज का मैनुअल है जो पिछले 8 साल से चलता आ रहा था ड्रेस कोड, वो यहां पर हटाया जा रहा है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं सिंबॉलिक, इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल रिफॉर्म है। और इसका मेन मकसद है कि जो मिलिट्री ट्रेडिशन है और उसको इंडियनाइज किया जाए और साथ ही साथ जो कॉलोनियल एरा प्रैक्टिसेस चलते आ रही थी जो हमने ब्रिटिश आर्मी से इनहेरिट किया था उसको यहां पर हटाया जाए। अच्छा, यहां पर पहला सवाल तो यही आता है कि ये रिफॉर्म लाने की जरूरत क्या थी। देखो, मिलिट्री यूनिफॉर्म सिर्फ ये कपड़ा नहीं होता है, ये हमारी अथॉरिटी, डिसिप्लिन, हिस्ट्री, नेशनल आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशनल कल्चर उसको रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है कि करीब 200 साल तक इंडियन आर्मी ब्रिटिश रूल के अंडर इवॉल्व करती रही, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसको कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद क्या होता है कि इंडियन आर्मी ने जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसी को कैरी किया। जो रेजिमेंटल ट्रेडिशन होता है उसको हमने कंटिन्यू किया, उसको हटाया नहीं। स्टार्टिंग में सेरेमोनियल जो कस्टम हो गए वो भी अनचेंज थे। जो ड्रेस रेगुलेशन है वो भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से ही चलता आ रहा था। लेकिन 2026 का जो रिफॉर्म है वो एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन को एड्रेस करता है। सवाल ये था कि क्या एक इंडिपेंडेंट इंडिया की मिलिट्री को जो कॉलोनियल एरा का सिंबल है उसको कैरी करना चाहिए इतने लंबे समय तक। तो जवाब था नहीं। यहां पर जब तक उसका कोई रेलेवेंस ना हो, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम अपनी जो कैपेबिलिटी है वो हटा देंगे, ये ऐसा नहीं है। यहां पर अगर कोई चीज का रेलेवेंस है, अगर ड्रेस कोड में कोई चीज बोला गया है, पाउच है उसको कैरी करना है, तो उसका रेलेवेंस क्या है। अगर रेलेवेंस है तो कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक सवाल आ रहा था। अच्छा, यहां पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए कि क्यों इंडियन आर्मी ब्रिटिश ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी। देखो, क्या है ना कि इंडियन आर्मी वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, आप सब जानते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अफगान वॉर, बर्मा कैंपेन, कोई भी आप ले लीजिए, उसमें इंडियंस शामिल हुए थे। तो ब्रिटिश मिलिट्री का जो कल्चर है वो शेप होता है, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, परेड कस्टम, सेरेमोनियल वेपन्स, हर एक जगह आपको ब्रिटिश मिलिट्री का कल्चर हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड ज्यादातर जो ट्रेडिशंस थे वो इंडिपेंडेंस के बाद भी सर्वाइव किए। उसका कारण भी था, ऐसा नहीं है कि अगर वो सर्वाइव किए तो एकदम गलत हो गया, ये भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें डिसिप्लिन को प्रमोट करना था, तो वही हम कंटिन्यू कर रहे थे। जो कंटिन्यूटी होती है उसको प्रोवाइड करना था। और इंडिपेंडेंट आर्मी को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। हम एकदम अचानक से रेडिकल चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या होता है, कई धीरे धीरे करते करते कई सालों में जो है ये जो कस्टम है वो चुभने लगते हैं। वो यही लगता है ना यार, देखो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, उन सिंबल्स को हम अभी तक कैरी करते आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। सो दैट इज वाई ये बदलाव की जरूरत थी और फाइनली इसको किया गया है। अब सवाल है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। मतलब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो मेजर चेंज है वो ये है कि रॉयल, ये जो टैग दिया जाता था ना, रॉयल का जो लेगेसी है उसको हटाया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन आर्टिलरी, रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर हो गया। ये बेसिकली क्या है, ये टाइटल इंडिकेट करते हैं आप एलिजियंस करते हो किससे, ब्रिटिश मोनार्क से, ब्रिटिश क्राउन से। आज के डेट में तो हम नहीं करते ना, लेकिन ये रॉयल जो टैग था वो उसी को सिंबलाइज करता था। लेकिन जरूरी था कि अब इसको यहां पर हटाया जाए। तो रिमूव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम आजाद हुए 1947 में, रिपब्लिक बने 1950 में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई ब्रिटिश क्राउन को थोड़ी रिकॉग्नाइज करता है, हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। दैट इज वाई अगर हम रॉयल की टर्मिनोलॉजी अभी तक रिटेन कर रहे हैं तो भारत की सॉवरेन आइडेंटिटी से ये इनकंसिस्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये जो रिफॉर्म है यही दिखाता है कि भारत का जो एफर्ट है कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी को हमारे इंस्टीट्यूशन से हटाना, तो वो यहां पर किया जा रहा है। तो सबसे पहला अब ये जो रॉयल टैग है ये अब नहीं रहेगा इंडियन आर्मी में। फिर दूसरा यहां पर जो मेजर चेंज है दैट इज स्वॉर्ड।
आपने देखा होगा तलवार कई बार जो रिव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं सेरेमोनियल स्वॉर्ड को कैरी करते हैं। और कब, जैसे कि आपने फेजिंग आउट परेड देखा होगा, गार्ड ऑफ ऑनर की जो सेरेमनी होती है उसमें वो कैरी करते हैं, आर्मी डे इवेंट पर कैरी करते हैं, मेजर मिलिट्री इंस्पेक्शन में कैरी किया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस, ये तो आपका ब्रिटिश कैवलरी जो ट्रेडिशन है उससे कैरी हो रही थी, जो यूरोपियन मिलिट्री कस्टम है वहां से कैरी होती आ रही थी। हिस्टोरिकली क्या है, स्वॉर्ड किसको सिंबलाइज करता है? ये एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस को सिंबलाइज करता है, बैटलफील्ड लीडरशिप को सिंबलाइज करता है। तो ये चीजें अभी तक चलती आ रही थी। अब क्या बदलाव हुआ है? आर्मी यूनिफॉर्म 2026 के हिसाब से जो रिव्यूइंग ऑफिसर है, अब उसको ये सेरेमोनियल जो स्वॉर्ड है ये कैरी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे परेड कमांडर, कुछ सर्टेन जो सेरेमोनियल ऑफिसर्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर इवेंट पर, वहां पर शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज अब ये कैरी नहीं होगा। ये मायने क्यों रखता है? ये चेंज दिखाता है, देखो तलवार बेसिकली पहले 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में तलवारों से लड़ाई होती थी। आज थोड़ी होती, आज तो मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है, ड्रोन, सैटेलाइट, मिसाइल्स का जमाना है। तो सेरेमोनियल स्वॉर्ड का कोई मतलब नहीं रहा, ये ऑपरेशनल मिलिट्री लीडरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, दैट इज वाई अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो मेजर चेंज है जो कपड़े में आपने सुना होगा, वो है बंदी जैकेट को अब अलाउ किया जा रहा है। देखो बंदी जैकेट ट्रेडिशनल इंडियन गारमेंट है जिसमें नेक जो है क्लोज्ड रहता है, यहाँ पर फॉर्मल अपीयरेंस होता है। ये इंडिजीनियस हमारा डिजाइन हेरिटेज है और ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में जो इंडियन फॉर्मल ड्रेस होता है उसका ट्रेडिशन में आप देखते होगे। अब नया रूल क्या कहता है? नया रूल ये कहता है कि जो मेल ऑफिसर्स हैं वो इस बंदी जैकेट को पहन सकते हैं। हाँ, यहां पर उनको फुल स्लीव शर्ट भी पहनना होगा और मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर भी पहनना होगा, तभी वो पहन सकते हैं, और वो भी ऑथराइज्ड फॉर्मल फंक्शंस के दौरान। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई दशकों से आप देखोगे जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे वो यूरोपियन स्टाइल के ड्रेस को ही कैरी कर सकते थे। अब बंदी जैकेट तो क्या है, ये हमारा इंडिजिनस आइडेंटिटी को दिखाएगा, कल्चरल कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। सो इट इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट एग्जांपल जहां पर आर्मी जो इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहती है हमारे ऑफिशियल रेगुलेशंस के अंदर। चौथा जो मेजर चेंज है वो है रिमूवल ऑफ सेरेमोनियल पाउच बेल्ट। आपने देखा होगा कई बार मिलिट्री ऑफिसर्स इस तरह के पाउच को कैरी किया करते हैं। अब पाउच अगर आप देखोगे उसका मतलब क्या होता था, ये कैरी किया जाता था बहुत कई दशकों पहले, जिसमें मैप्स होते थे, एम्युनिशंस होता था, मिलिट्री डॉक्यूमेंट होते थे। आपको क्या लगता है आज इसकी जरूरत है? मतलब आर्मी अपीयर्स टू व्यू देम एज अ कॉलोनियल रेमिनेंट जो फंक्शनली ऑब्सोलीट हो गया, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, सिंबॉलिकली अननेसेसरी है ये। तो ये ब्रॉडर प्रिंसिपल दिखाता है कि हम बस ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए, रखने के लिए नहीं करना है, अगर उसकी जरूरत है तो करो, अब इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। और पांचवा जो मेजर चेंज है वो है वुमेन ऑफिसर्स के लिए नए रेगुलेशंस। क्या है ना कि यहां पर ये बोला गया है कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनका क्लियर ड्रेस गाइडलाइंस इशू किया जाए। इसमें क्या है, एक सोबर कलर्ड साड़ी पहन सकती हैं, वो कुर्ता सलवार कॉम्बिनेशन पहन सकती हैं, स्ट्रेट एंकल जो लेंथ ट्राउजर है, दुपट्टा जहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है वो पहन सकते हैं। तो ये ग्रेटर क्लैरिटी देगा महिलाओं के लिए भी, वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी, ताकि वो अच्छे से ड्रेसअप होकर वो अपना जैसे कैरी करना है वो कैरी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अपडेटेड विंटर यूनिफॉर्म। क्या है कि मैनुअल के अंदर रिवाइज्ड विंटर ड्रेस रेगुलेशन लाया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कंफर्ट ज़्यादा हो, बहुत हैवी वाला वो कपड़ा नहीं होता है कि भाई विंटर का समय। अब आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले क्लॉथ्स आ गए हैं कि यहाँ पर पतले क्लॉथ में भी आप विंटर को झेल सकते हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न अपीयरेंस भी ज़रूरी है। अनलाइक सेरेमोनियल रिफॉर्म्स, यहाँ पर ऑपरेशनली ड्रिवन ये होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक नया विंटर यूनिफॉर्म जो कि आप ड्रेस 3 भी देख सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये आपका सभी पर्सनल ऑफ रैंक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इसके अंदर अंगोला शर्ट है बेसिकली, और यहाँ पर एक बैटल जैकेट हो गया, बेरेट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, एक और ड्रेस है, ये ऊपर आप देख सकते हो, ड्रेस नंबर 1C, ठीक है। ये अभी तक क्या था, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और बाकी के रैंक्स के लिए अलाउ था, रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब ये जो ड्रेस है वो सभी ऑफिसर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये विंटर सेरेमोनियल यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस तरह के जो विंटर ड्रेस है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा एक और चेंज है, दैट इज टैटू एंड ग्रूमिंग रेगुलेशन। क्या है कि मैनुअल के अंदर जो रूल्स हैं, जैसे टैटू आप नहीं लगा सकते, हेयर स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाकर चले गए, पर्सनल अपीयरेंस, ग्रूमिंग नॉर्म्स, मूछें हो गई, तो इन सबको लेकर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम मतलब आपको
बस ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये चेंजेस हो रहे हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो इस तरह से चीज़ों को लेकर बैलेंस करते हैं कि इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन भी बना रहे, यूनिट डिसिप्लिन भी रहे और पर्सनल अपीयरेंस भी बना रहे। तो इंडियन आर्मी भी कहीं न कहीं ग्लोबल ट्रेंड को ही यहाँ पर फॉलो कर रही है। देखो, लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत जो है डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट की तरफ जा रहा है। जैसे आपको याद होगा कुछ नेम चेंजेस किए गए थे। राजपथ पहले बोला जाता था जहाँ पर परेड होता है, अब उसको कर्तव्य पथ बोला जाता है। फिर इसके अलावा आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था, दैट इज न्यू नेवल एनसाइन। पहले क्या होता था, आप देख सकते हो इस तरह का साइन होता था इंडियन नेवी का। अब यहाँ पर जो झंडा है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई, ये भी मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है। मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, जैसे इंडिजिनियस आइडेंटिटी, इंडियन सिंबल्स, ये सब उसी का ही पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे जो हमारी मिलिट्री की कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है? देखो, डायरेक्टली तो ऐसा ऑब्वियस सी बात है नहीं होती है। बंदी जैकेट पहनो, स्वॉर्ड ले लो, तो वो तो बैटलफील्ड का परफॉर्मेंस तय नहीं करेगी ना। लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर कई मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कहा जाता है कि आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट होते हैं, मोरल पर होते हैं। तो अगर उनको अपना इतिहास याद आएगा, पहले की चीज़ें होंगी, तो शायद उनको और मोटिवेशन मिलेगा। ये इंडिया है, तो उनका ब्रिटिश वाला जो कॉलोनियल चीज़ें थी वो नहीं दिखेंगी, तो इनको और ज़्यादा प्राउड फील होगा एंड मे बी शायद उससे और परफॉर्मेंस, मतलब इनडायरेक्ट आप कह सकते हो, बट एज सच कोई डायरेक्ट कैपेबिलिटी पर अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, इस रिफॉर्म्स को लेकर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कईयों का कहना है कि जो ट्रेडिशन है वो तो इवॉल्व हो ही रही है। इतने कई दशकों से, पिछले 75 वर्षों से हमने कई सारे जो ब्रिटिश एरा के कस्टम्स हैं उनको छोड़े हैं। इंडियन ट्रेडिशंस को ऑलरेडी हम अपना चुके थे। जो हेरिटेज मैटर करता है, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो रेजिमेंट्स होते हैं, कई जो ब्रिटिश टाइम से रेजिमेंट्स चलते आ रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ पर कई जो वेटरन्स हैं उनका कहना है कि देखो, हमें फोकस करना चाहिए टेक्नोलॉजी पर, एम्यूनिशन पर। सरकार फालतू का इन सब चीज़ों पर खर्चा करेगी, नई चीज़ें बनाए जाएंगे, तो ये सबको लेकर भी क्रिटिसिज्म होता रहता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या बदलाव हो रहा है, क्यों चर्चा हो रही थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके जस्ट बाद ब्रिटिश ने क्या किया था? जो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है उसमें चेंजेस किए थे। वो प्राइमरीली कौन से जगह से रिक्रूटमेंट करते थे सोल्जर्स का 1857 के बाद से, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और ये जो बैचेस हैं दोस्तों, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब पूरी तैयारी आपको कराई जाती है एंड टू एंड, कहीं पर आपका नहीं छूटने वाला है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट हम आपके घर पर कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। टेस्ट सीरीज मिलता है, रिवीजन, मेंटरशिप और भी बहुत कुछ है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लेना एंड यूज कर लेना कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.